ठीक है, तो फिर वापस आ जाते हैं। तो हमने सी के प्रोग्राम को सेव कर दिया है, डॉट सी से सेव कर दिया। उसके बाद हमने एक हेडर फाइल यूज़ किया है, सिर्फ एक ही हेडर फाइल यूज़ किया है, हैश इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच, ठीक है। और फिर वॉइड मेन करके हमने प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हम सपोज एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर आई इक्वल्स टू 10, और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एफ, और इसको हम डिस्प्ले करा लेते हैं %d के हेल्प से। तो यहाँ हम डालेंगे %d, यहाँ कॉमा करेंगे और यहाँ पर आई को हमने डिस्प्ले करा लिया, ठीक है। अब सी का जो प्रोग्राम है वो ऑल्ट और F9 अगर एक साथ दबाया जाए तो कंपाइल हो जाता है। जैसे ही आप कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको लिख करके आएगी। सबसे पहले आता है नंबर ऑफ़ लाइंस कंपाइल्ड। तो सी का कंपाइलर 3 चीज़ें आपको बताता है। अगर पूरे विंडो को देखें तो यहाँ से समझ में आ जाएगा, मेन फाइल जिस फाइल को रन कर रहे हैं हम लोग वो है abc.c, और जो एडिटर यूज़ कर रहे हैं वो कंपाइलर डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस 317 आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम फिर से F9 करें तो जबकि हमारे प्रोग्राम में लाइन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है हमारे प्रोग्राम में, तो ये 317 लाइंस क्यों दिखा रहा है? कुछ गड़बड़ दिखा रहा है या फिर ये ऐसा कुछ है? वही मैं कह रहा हूँ कि एरर भी नहीं दिखा रहा, वार्निंग भी नहीं दिखा रहा, फिर भी ये 317 लाइनें कहाँ से कंपाइल कर रहा है? हमारे प्रोग्राम में तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर एक गैप को भी मान लें तो 8 लाइनें हो गई, 8 लाइनें हैं। तो ये इतनी लाइंस क्यों दिखा रहा है? कोई आइडिया है? तो ये इतनी नहीं, तो वो क्यों दिखा रहा है? आखिर ऐसा क्या है? वो लाइंस हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं जो ये लाइंस कंपाइल कर रहा है? ठीक है, क्योंकि कंपाइलर तो कोई मिस्टेक करता नहीं है, वो तो जितनी लाइंस होंगी उनको कंपाइल करके आपको दिखाएगा, ठीक है। तो दिख रहा है ये 317 लाइंस को कंपाइल कर रहा है। 317 लाइंस हैं क्या एक्चुअल में? 317 लाइंस एक्चुअली में जो ये आप हेडर फाइल लिखते हैं ना, हैश इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच या कोनियो डॉट एच, इनको जो लाइब्रेरीज हम लिखते हैं स्टीडियो या कोनियो, इनको कहा जाता है प्री प्रोसेसर, ठीक है। ज़्यादातर कॉलेजेस या स्कूल्स में ये बताया नहीं जाता है, या एक्चुअल में या पता ही नहीं होता है। प्री प्रोसेसर का मतलब होता है एक ऐसी चीज़, एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे प्रोग्राम के रन होने से पहले एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। जो हमारे लाइब्रेरी के एग्जीक्यूट होने से पहले एग्जीक्यूट हो जाए उसे कहा जाता है प्री प्रोसेसर। मतलब कि हमारा कंपाइल हमारे प्रोग्राम को रन करने से पहले लाइब्रेरी को जाकर रन करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो 317 लाइन्स है, मतलब 8 लाइन्स जो हमारे प्रोग्राम में है, 8 लाइन्स, उसके अलावा जो बाकी लाइन्स है ये लाइब्रेरी की लाइन्स हैं, ठीक है। तो पहले हमारा कंपाइलर क्या करता है, लाइब्रेरी को कंपाइल करता है, फिर आकर के हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। इसीलिए जब भी आप कंपाइल करेंगे तो हमेशा आपको जो लाइंस हैं वो इसी तरह से दिखाएंगी। 317 है। अगर अब हम अभी इसी प्रोग्राम में अगर हम एक और लाइब्रेरी ऐड कर दें, कोनियो भी अगर हम ऐड कर दें या और कोई लाइब्रेरी ऐड कर दें सी की, तो ये लाइंस अपने आप कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएट कर जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, और यहाँ पर अगर हम इसको फिर से वापस कंपाइल करें, दिख रहा है अब लाइंस हो गई 464। तो जितनी ज़्यादा आप लाइब्रेरीज बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा कंपाइलेशन की लाइंस बढ़ती जाएंगी, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शन बने होते हैं, ठीक है। तो पहले कंपाइलर क्या करता है, उनकी मीनिंग पढ़ के आता है और फिर आकर के इसको समझता है। जैसे कि सपोज़ अगर मैं आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने को दूँ, सपोज़ मैंने आपसे ये कहा कि मैं एटम्स के बारे में कल आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर एटम्स के बारे में पढ़ूंगा कहाँ मैं, तो मैं कहूँगा कि आप ऐसा करिए, लाइब्रेरी में चले जाइए अपने कॉलेज के, और वहाँ पर आप मॉडर्न फिज़िक्स के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको एटम्स की बुक मिलेगी, ठीक है, एटॉमिक फिज़िक्स की बुक मिलेगी, वहाँ जाके पढ़ के आइएगा, फिर मैं कल आपसे पूछूंगा क्वेश्चन। समझ में आया? तो आप कौन है, कंपाइलर हैं। तो जब आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप पूरी बुक को पहले पढ़ के आएंगे, तब मैं जब आपको चीज़ें बताऊँगा एटम के बारे में, तब आप ये जज कर पाओगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या गलत है, ठीक है। आपने ये कैसे पता किया कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है गलत है? क्योंकि आप उसके बारे में पहले से पढ़ के आए, ठीक है। कंपाइलर भी यही काम करता है। वो क्या करता है कि लाइब्रेरी में जाता है, लाइब्रेरी में सारा सिंटैक्स पढ़ के आता है। अगर वैसा ही सिंटैक्स हमारे प्रोग्राम में नहीं मिलता है लिखा हुआ, तो वो उसको एरर दे देता है, ठीक है। अब जैसे इसमें जावा वाला लिखेंगे तो एरर बता देगा। बिल्कुल एरर बता देगा, क्योंकि वो सिंटैक्स इस सिंटैक्स से मैच नहीं करता है। नहीं करेगा। यस सर, समझ में आ गया ना? यस सर। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है।
अब इसको हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, देखते हैं प्रॉब्लम क्या आती है। ऑल्ट F9, कोई भी वार्निंग नहीं है और कोई भी एरर नहीं है। वार्निंग और एरर में एक डिफरेंस होता है, वो भी हम लोग आगे आके देखेंगे, अभी मैं बता देता हूँ एक नॉर्मल टर्म में। एरर का मतलब क्या होता है, एरर दो तरीके के होते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। एक होता है सिंटैक्स एरर, मतलब कि अगर ये सपोज जैसे ये जो मैंने करली ब्रेस क्लोज किया, अगर मैं ये ना लगाऊं और फिर मैं अगर कंपाइल करूं प्रोग्राम को, तो ये देखो एरर एक दिखा रहा है। अगर मैं एंटर करूंगा तो बता देगा कि आपने जो है ये एक स्टेटमेंट मिस कर दिया 7 लाइन नंबर के बाद, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे समझ में आ गया, अगर मुझे एरर समझ में आती है तो मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगा और अपना कर्ली ब्रेस लगा दूंगा और फिर से कंपाइल करके देखूँगा। अब 0 हो गए नंबर ऑफ़ एरर्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मतलब वो मीनिंग्स जो कंपाइलर लाइब्रेरी से पढ़ के आता है और उसको आके ऐसे यहाँ पर चेक करता है, अगर बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं मिलेगा तो एरर दे देगा, सिंपल टर्म्स, ठीक है। दूसरे एरर्स होते हैं जिनको कहा जाता है लॉजिकल एरर, ठीक है। लॉजिकल एरर का मतलब क्या होता है कि सपोज़ मैंने आपसे ये कहा कि आपको 2 नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, और आपने एडिशन की जगह पर सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा लॉजिकल एरर दुनिया की कोई भी लैंग्वेज चेक नहीं कर सकती है, ठीक है। लॉजिकल एरर कौन चेक करता है, डेवलपर या प्रोग्रामर चेक करता है, जो कि हम और आप हैं, ठीक है। और यही रीज़न है कि हमारी और आपकी कंपनी में ज़रूरत है प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए और उसको चेक करने के लिए। नहीं तो सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी दूसरी कंपनी बना कर दे ही रही है, ठीक है। और कंपाइलर भी बना हुआ है, लाइब्रेरीज भी बनी हुई हैं, ऑटोमेटिकली रन होंगे तो वो सारी चीज़ें चेक कर लेता है। क्या चीज़ें चेक नहीं की जा सकती हैं, वो है लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर चेक करने के लिए हमें ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होती है, इंसानों की ज़रूरत होती है। इसीलिए कोई भी कंपनी अगर कोई सॉफ्टवेयर 50,000 का बना रही है तो वो 5 लाख रुपए खर्च करती है उसके टेस्टिंग में। टेस्टिंग में जो पैसा है हमेशा डेवलपमेंट से ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। आप किसी भी प्रोडक्ट में देख लीजिए, मैं सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप शोरूम पे भी जाते हैं तो कार ड्राइविंग वाले जितने भी होते हैं वो लोग आपको ड्राइविंग के लिए कार देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं, जबकि फ्यूल उनका लग रहा है, गाड़ी उनकी यूज़ हो रही है, अब वो गाड़ी रोड पे चलेगी, कुछ दिक्कत होती है, कुछ होता है तो वो उनका लॉस है, ठीक है। लेकिन वो लॉस क्यों ऐसा करते हैं, ताकि वो एक बड़े लॉस से बच जाएं, क्योंकि कस्टमर जब उसको चलाएगा तो रिव्यू देगा, वो बताएगा कि इसमें एरर्स क्या है, तो कंपनी उसको रेक्टिफाई करके तब अपने प्रोडक्ट को बेटर करके मार्केट में निकालेगी। सपोज़ किसी चीज़ का प्रोडक्शन पहले कर दिया जाए और बाद में पता चले कि ये सारा प्रोडक्ट तो ख़राब है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कंपनी शट डाउन हो जाए पूरी तरह से। क्लियर? अब इस प्रोग्राम में देखो दिक्कत क्या है। ऑल्ट F9 अगर हमने किया, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। अब इसको रन करते हैं। सी के प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल F9। दिख रहा है, हमने प्रोग्राम रन कर दिया लेकिन आउटपुट स्क्रीन आके चली हाँ होल्ड नहीं कर पा रही है, आके चली जा रही है, ठीक है। सिर्फ यही रीज़न है कि आपको जो है वो वाली लाइब्रेरी, जो दूसरी वाली लाइब्रेरी थी, कोनियो लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है, कॉन्फ़िगरेशन की लाइब्रेरी, ठीक है। ऑल्दो हमारे पास एक शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट को याद रखना, ऑल्ट और F5। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आप अपना पिछला आउटपुट का स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऑल्ट F5 करता हूँ, ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है। फिर दोबारा आप दबाएंगे तो हट जाएगा। तो आप ऑल्ट F5 जितनी बार दबाएंगे आप अपने पिछले आउटपुट को देख सकते हैं, पिछले प्रोग्राम के आउटपुट, ठीक है। तो लेकिन ये एक शॉर्टकट मेथड है, प्रॉपर मेथड नहीं है, प्रॉपर मेथड नहीं है। इसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो दूसरी लाइब्रेरी है उसका यूज़ करना पड़ता है, जो कि कोनियो है, konio.h, ठीक है। ये तो कोई नहीं बताया था। हाँ, तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं जब आप वहाँ जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में वो यही जानना चाहते हैं कि प्रोग्राम रट के आप आएँ या कुछ सीख करके आएँ या कुछ कभी चलाया है खुद से। अगर खुद से चलाया होगा तो ये कभी ना कभी फेस होगा ही होगा। अगर आदमी खुद से प्रोग्राम बनाना शुरू करेगा तो वो ये प्रॉब्लम फेस होगी, क्योंकि गलती से जैसे मैंने गेट ch नहीं लगाया है, कोनियो लिख दिया है, अभी भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो फंक्शन है, रिक्वायर्ड फंक्शन, वो नहीं लिखा है, ठीक है। अभी मैं करूँगा तो वही चीज़ हो रही है सेम, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या होता है, क्योंकि कोनियो लाइब्रेरी के अंदर ही एक फंक्शन बना होता है गेट ch, जो कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। तब तक होल्ड करता है जब तक कि आप कोई की प्रेस नहीं कर देते। अपने कीबोर्ड से अगर आपने कोई भी की प्रेस कर दिया तो उसको रिलीज़ कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। तो मैंने ऑल्ट F9 किया, कंपाइल हो गया, और कंट्रोल F9 किया,
ठीक है। तो अब ये देखो हमने क्योंकि प्रोग्राम को कई बार रन किया है, 4 बार रन कर दिया है, तो 4 बार 10 आ रहा है, ठीक है। यस सर। अब ये पुराना आउटपुट हमारे स्क्रीन पे ना आए, इसके लिए एक फंक्शन है CLR SCR, वो भी कोनियो के अंदर ही बना हुआ है। तो याद रखिएगा इसी लाइब्रेरी में है CLR SCR, जिसका जो फंक्शन है जो कि काम क्या करता है, क्लियर स्क्रीन करता है, या आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देता है। जितनी बार आप प्रोग्राम रन करेंगे, पिछला जो आउटपुट होगा, पिछली बार जो आपने प्रोग्राम रन किया होगा उसका आउटपुट हटा देता है, अभी वाले प्रोग्राम का नहीं हटाएगा। लेकिन इसमें एक कैच है, एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना है कि CLR SCR जब अपने प्रोग्राम में आप लिखेंगे तो उसकी पोजीशन सही होनी चाहिए। पोजीशन मतलब जैसे मैंने क्या किया, जहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया उसी के नीचे ही लिखा है, कहीं और नहीं लिखा अपने प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि इसका काम है स्क्रीन को क्लियर कर देना। अगर आप printf वाले स्टेटमेंट के नीचे CLR SCR लिख देंगे तो ज़िंदगी में कभी आपका आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आउटपुट दे करके उस स्क्रीन को क्लियर करा दे रहे हैं। तो जैसे ही आप रन करेंगे वो आउटपुट दे के स्क्रीन क्लियर कर देगा, तो इसका मतलब आपके आउटपुट स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आपका प्रोग्राम तो सही होगा लेकिन आउटपुट नहीं आएगा। तो इसलिए याद रखिएगा सबसे बेस्ट जो प्लेस है वो जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके नीचे है CLR SCR की। ऑल्दो आप प्रोग्राम में और भी जगहों पे रख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है सी में, ठीक है। लेकिन ये बेस्ट प्लेस है मेरे अकॉर्डिंग, जो सेफ प्लेस माना जाता है, ठीक है। यस सर। तो अब ये एक बार आएगा, जितनी बार भी आप रन करेंगे सिर्फ एक ही बार आउटपुट आएगा, क्योंकि CLR SCR आपने पोजीशनिंग सही कर रखी है, ठीक है। यस सर। तो कोडिंग का मतलब या प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपसे कोड कहा गया और आपने कोड लिख दिया। कोड कितना आप ऑप्टिमाइज्ड लिख रहे हैं, ठीक है, और मीनिंगफुल लिख रहे हैं, और उसकी पोजीशनिंग कितनी बेटर है, मतलब उसका सिंक्रोनाइजेशन या पोजीशनिंग बेटर होनी चाहिए, ताकि वो फंक्शनैलिटी बिल्कुल वैसे ही करे जैसे यूज़र को चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ये इस तरह से कुछ करते हैं और इसको कंपाइल करते हैं तो दिख रहा है मैंने एक वेरिएबल बनाया J और उसको वैल्यू असाइन किया, तो वार्निंग भी आ गई, एरर भी आ गया। तो देखो यही चीज़ मैं बता रहा था कि C एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो C ये कहने लगता है कि डिक्लेरेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। वही जो आप बताए थे प्रोग्राम के बीच में अगर हाँ, नहीं कर सकते। करेक्ट। तो ये जब आप इंटरव्यू में या कहीं पे आप बताएंगे ना कि ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो कहेंगे कि इसका मतलब क्या है, आप प्रूव करके दिखा सकते हैं, तो आप यही प्रूव करके दिखा सकते हैं, ठीक है। जब आप कोड लिखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी जावा या C++ या किसी और लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो ये पॉसिबल है आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं करने देगा, लेकिन अगर यही कोड यहाँ से हटा करके हम यहाँ कर दें, सेम चीज़ लिख रहे हैं जो वहाँ पे लिख रहे थे, कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे, तो एरर तो हट जाएगा। वार्निंग आ रही है, वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि अभी हमने अधूरा कोड लिखा है, आधा अधूरा कोड लिखा है, मतलब वेरिएबल बना दिया लेकिन उसको यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है कि वेरिएबल तुमने बना दिया, यूज़ नहीं कर रहे हो, J को असाइन किया है वैल्यू लेकिन उसको यूज़ नहीं किया है। तो आप यूज़ करने का मतलब ये है कि आप उसको कहीं यूज़ कर लो, मतलब प्रिंट कर लो या फिर कुछ उसके साथ कैलकुलेशन कर लो, कहीं उसको यूज़ कर लो, ठीक है। तो हमने यूज़ कर लिया उसको, हमने क्या कर लिया, इसको भी डिस्प्ले करा दिया साथ में, ठीक है। अब अगर हम इसको कंपाइल करें और रन करें तो हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब हमारा 1089 एक साथ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग नहीं की है, मतलब जब हम आउटपुट दे रहे थे तो हमें करना ये चाहिए था कि पहले आउटपुट के बाद /n जो कि न्यू लाइन के लिए होता है, लाइन चेंज करने के लिए, वो लगा देना चाहिए था। तो अब मैंने लगा दिया है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो लाइन है वो चेंज हो जाएगा प्रोग्राम में। लाइन चेंज का मतलब ये है कि पहला वाला आउटपुट पहले लाइन में आएगा, फिर लाइन चेंज करके दूसरा आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। इंडेंटेशन इसे कहा जाता है। इंडेंटेशन मतलब मैंने अभी वही बोला कि प्रोग्राम बनाना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रेजेंटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि एप्पल कॉरपोरेशन, एक एप्पल जो कंपनी है वो एक बहुत बड़ा इसका अच्छा एग्जाम्पल है कि इतना महंगा वो डिवाइस बेच ले जाते हैं, सारी चीज़ें बेच ले जाते हैं, और बाकी उनके कॉम्पिटिटर्स उनके हाफ प्राइस पे भी चीज़ों को नहीं बेच पाते हैं। रीज़न क्या है कि प्रेजेंटेशन उनका बहुत अच्छा है, ठीक है। सो वो हर चीज़ में प्रेजेंटेशन उनका बहुत अच्छा है, चाहे वो कोड से रिलेटेड आउटपुट हो या फिर उनका ऊपर ओवरऑल फीचर्स हो, हर चीज़ का प्रेजेंटेशन उनका अच्छा है, ठीक है।
तो प्रोग्रामिंग में प्रेजेंटेशन इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप इस यही स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो 10 और 89 1089 लिख करके आएगा, ठीक है। यूज़र के लिए समझना प्रॉब्लम है, आपको ये समझना ज़रूरी है प्रोग्रामिंग में कि जो आप कोड लिखते हैं यहाँ पर, इस कोड से सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब है। जो यूज़र होता है जिसके लिए आप ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसको इस कोड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यूज़र को क्या समझ में आता है, जो आप आउटपुट स्क्रीन पे देते हैं, ठीक है। क्लियर, ये समझ आ गया ये वाला। सी में जो कमेंट दिया जाता है वो दो तरीके से दिया जाता है। एक तो ये कह सकते हैं इसको सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए दिया जाता है प्रोग्रामिंग में। मतलब इसलिए दिया जाता है ताकि आप उस प्रोग्राम के बारे में, जो डेवलपर है उसके लिए आप उसको बता सकें कि एक्चुअल में आप प्रोग्राम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, ठीक है। समझ में आया? तो जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है सिंगल लाइन कमेंट, मैं इसकी जगह पर ये भी लिख सकता था कि जे इज़ यूज्ड फॉर एडिंग पर्पस। इस तरह से करके मैं बता सकता हूँ कि प्रोग्राम में जे को मैंने क्यों बनाया, आई को क्यों बनाया। इससे क्या होता है कि सपोज़ आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप छोड़ के चले जाते हैं 2 साल के बाद, आपको कोई और दूसरी बेटर जॉब मिल जाती है, तो जो आपके बाद डेवलपर उस कंपनी में आएगा तो उसको ये कोड समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आई और जे का मतलब इतना ईजी नहीं है समझना, ये कुछ भी हो सकता है आई और जे। लेकिन अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे, मतलब ये कमेंट लाइन लिख देंगे, तो उसके लिए आसान हो जाएगा समझना कि आपने ये कोड लिखा क्यों था, ठीक है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है, उसके अंदर फ़ोन या जो भी आप खरीद के लाते हैं, उस बुकलेट में इसको यूज़र मैनुअल कहा जाता है। उसमें सब लिखा रहता है कि पॉइंट 1 आप ये इस तरह से करिए, बैटरी को उठाइए, यहाँ पर स्लॉट में डालिए, सेकंड आप इसको ये पावर वाली बटन इस तरह से बनी होगी, आइकन दिखाते हो, ठीक है। तो वो क्यों दिया गया होता है, ताकि आपको ईजी हो जाए वो काम करना, ठीक है। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी कमेंट इसीलिए यूज़ किया जाता है, जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। क्लियर। अब प्रोग्रामिंग में एक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है टाइप कास्टिंग। क्या होता है टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग क्या चीज़ होती है, सपोज़ मैं यहाँ पर इंटीजर मैंने ले रखा है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ फ्लोट। अब फ्लोट क्या होते हैं, जो डेसिमल वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको फ्लोट कहा जाता है, ठीक है। जो दशमलव वाली वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें कहा जाता है डेसिमल, जो मैथमेटिक्स में होता है, वो यहाँ पर फ्लोट के फॉर्म में होता है, ठीक है। समझा? तो जैसे इंटीजर को डिस्प्ले करने के लिए %d यूज़ किया जाता है, %f लगा देते हैं। वैसे ही अगर हमको फ्लोट को डिस्प्ले करना हो तो %f लगाना होता है, ठीक है। Yes. टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, कभी नाम सुना है टाइप कास्टिंग? No. ठीक है, %f लगाना होता है। अच्छा, अगर इसको हम %d से डिस्प्ले कर दें तो क्या होगा, एरर आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर, floating है ना। float number कैसे? करके देखते हैं, दिख रहा है कोई एरर नहीं है, Yes, sir. ठीक है। और अगर रन करेंगे तब भी कोई एरर नहीं आएगी। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा ये हो क्या रहा है। एक्चुअली जो इंटीजर होता है, मैं इसको एक डिफरेंट एग्जांपल से बताता हूँ, समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। मैं क्या करता हूँ, पेंट ओपन कर लेता हूँ, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, सपोज़ एक ले लिया हमने वेरिएबल, ठीक है। सपोज़ हमने वेरिएबल ले लिया एक आई, ठीक है। ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसमें क्या स्टोर कर दिया हमने 2, ठीक है। और एक हमने जे ले लिया वेरिएबल, इसमें हमने स्टोर कर दिया 2.5 डेसिमल वैल्यू स्टोर कर दिया। ये क्या है, इंटीजर, और ये क्या है, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो कंप्यूटर में मेमोरी एलोकेट होती है इसके लिए, वो 2 नहीं, इसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है वो 2 बाइट की होती है, ठीक है।
बट ये तो इंटीजर जो है, ये वाला जो पोर्शन होता है डेसिमल के पहले वाला, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू होती है, इसको कहा जाता है इंटीजर वैल्यू, ठीक है। फ्लोट में भी जो ये वैल्यू होती है ये इंटीजर होती है, मतलब जो कंप्यूटर स्टोर कर सकता है वो इतना ही कर सकता है इंटीजर के अंदर, अगर इंटीजर में हो तो मतलब अगर ये 2 डाला है आपने तो वो यहाँ स्टोर कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो फ्लोट का स्टोरेज होता है कंप्यूटर में वो कुछ ऐसा होता है। डेसिमल वैल्यू बाद वाली वैल्यूज़ यहाँ और डेसिमल के पहले वाली वैल्यूज़ यहाँ, और इसका जो स्पेस होता है ये 4 बाइट का होता है, ठीक है। तो फ्लोट लेता है 4 बाइट और इंटीजर लेता है 2 बाइट का स्पेस, मतलब इसका जस्ट डबल। इसीलिए जब हमने इंटीजर में फ्लोट को डिस्प्ले करवाया था तो क्या आ रहा था आंसर? 0। बात समझ आए? यस सर। तो अगर जब इंटीजर आप डिस्प्ले करेंगे तो इंटीजर उसमें कुछ भी नहीं है तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीजर क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट अपनी वैल्यू तो स्टोर करता है और जो बाकी की वैल्यू उसको छोड़ देता है, ठीक है। इसको एक और अच्छे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे 2 लीटर का पानी है हमारे पास, ठीक है। अगर उसको 4 लीटर के बकेट में डाला जाए तो क्या होगा? आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, इसी का अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा? 4 लीटर का बकेट अगर 2 लीटर में डाला जाए तो हाँ ओवरफ्लो आएगा, मतलब आएगा लेकिन 2 लीटर आएगा सिर्फ, और जो बाकी 2 लीटर है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यही प्रोग्रामिंग में भी होता है, जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं इसमें भी सेम कंडीशन अराइज हो रही है कि जब आप इंटीजर फ्लोट में डिस्प्ले करेंगे तब तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है? तो ये सारी वैल्यूज़ पूरी वैल्यू दिखा रहा है 56.545001 इस तरह करके दिखा रहा है, ठीक है। यस सर। अगर अभी हम इसका उल्टा कर दें, सपोज इसको कर दें फ्लोट, इसको कट कर देते हैं यहाँ से और इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं, और अब हम टाइप कास्टिंग करके देखते हैं, मतलब इंटीजर में फ्लोट डाल के देखते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, आई को डिस्प्ले करके देखते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है, यही होता है, अगर हम सेव नहीं करते हैं तो प्रोग्राम चला जाता है। तो एक बार टाइप कास्टिंग का फिर से करते हैं। टाइप कास्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं ताकि आइडिया मिले हमें कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। टाइप कास्टिंग 2 तरीके के हैं। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं टाइप कास्टिंग, ताकि हमें समझ में आए। तो पहले हम क्या करते हैं, हम टाइप कास्टिंग का पहला फॉर्मेट देखते हैं जिसको कहा जाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है कि हम छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में डालें, मतलब कि 2 लीटर के बकेट का पानी हम 4 लीटर के बकेट में डालेंगे, ठीक है। और इसको प्रिंट करके देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, %f, f, ठीक है। फ्लोट को डिस्प्ले करके देख रहे हैं। ये कंपाइल करने पे क्लोज हो जा रहा है।
शॉर्टकट की वाले से क्लोज हो जाता है, हमारा भी बंद हो जाता है। शॉर्टकट की से थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। एक बार इसको एक बार और देख लेते हैं, नहीं तो फिर ऑनलाइन वाले से कर लेंगे। तो हमने वो एडमिन कर लिया, हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिया और यहाँ पे हम गेट सी कर देते हैं। थोड़ा सा क्विकली बनाते हैं प्रोग्राम को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोज हमने यहाँ पे कर लिया इंटीजर आई इक्वल्स टू 7 और हमने यहाँ पे कर लिया फ्लोट एफ इक्वल्स टू आई और यहाँ पे हमने कर लिया प्रिंटफ और यहाँ हमने कर लिया %f और कॉमा करके f कर दिया हमने और इसको F2 कर देते हैं, सेव कर देते हैं और यहाँ से करते हैं कंपाइल अभी। ठीक है, प्रॉब्लम ना है इसलिए यहाँ से कंपाइल कर लें। अगर इस तरह से हो रही है तो ऑल्ट F9 करते हैं। अब ऑल्ट F9 हो गया, अब कंट्रोल F9 करते हैं इसको, तो दिख रहा है 7.00 आ रहा है। बात समझ में आए? तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन करने में इम्प्लिसिट कन्वर्जन से क्या कहा जाता है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, सभी लैंग्वेजेस में ये कॉन्सेप्ट ज़रूर पूछा जाता है। इसका रीज़न क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, या इसको आप नॉर्मल कन्वर्जन भी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, नॉर्मल कन्वर्जन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दिया कि आप 2 लीटर के बकेट का पानी जब भी आप 4 लीटर के बकेट में डालेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सफिशिएंट स्पेस होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही हो रहा है, इंटीजर 2 बाइट का स्पेस होता है मेमोरी में और आपने उसको 4 बाइट के स्पेस में डाल दिया तो आसानी से आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई कंपाइलर को। ठीक है, लेकिन यही जब प्रोसेस हम रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर दें, मतलब इम्प्लिसिट की जगह अगर हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहें, जिसको हम नॉर्मल की जगह फोर्सफुल कन्वर्जन कहते हैं, मतलब आप ज़बरदस्ती करोगे, क्योंकि 4 लीटर बकेट का पानी अगर 2 लीटर के बकेट में आप डाल रहे हो तो क्या करना चाहिए? आप ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हो, ठीक है, उसमें डालने की, जो कि स्पेस नहीं उतना। मतलब कि ये वाला जो डेटा टाइप है ये क्या हो जाए? फ्लोट हो जाए, और ये क्या हो जाए? इंटीजर हो जाए। ठीक है, और अगर हम इसको अब रन करके देखें, इंटीजर हो गया, तो अब यहाँ पे इंटीजर हम डिस्प्ले करेंगे, %d या %i दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। %i भी यूज़ किया जाता है इंटीजर के लिए। ठीक है, याद रखना ये चीज़। कोई दिक्कत नहीं, सेव्ड है वहाँ तक, बस ये फिर वाली लाइन चेंज करनी पड़ेगी, वही गड़बड़ी हम लोग। हाँ, शॉर्टकट की ये जो इन लोगों ने बना दिया है, इसमें ये गड़बड़ किया है, कंपाइलर बनाते समय ये ध्यान देना चाहिए था। एक्चुअल में इसका अपडेशन अब कोई करता नहीं है आज की डेट में, तो ये प्रॉब्लम है। चलो अभी हम सेव कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको फ्लोट कर देते हैं और इसको इंटीजर कर देते हैं और F2 प्रेस कर देते हैं एक बार, और यहाँ पे हम इसको %d कर लेते हैं। ठीक है, फिर से F2 प्रेस कर देते हैं एक बार और यहाँ से कंपाइल करते हैं। ठीक है, यहाँ भी कोई वार्निंग और कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि ये गड़बड़ नहीं है। ठीक है, और अगर हम इसको रन करते हैं तो दिख रहा है आउटपुट क्या आ रहा है? 7। बात समझ आ रहा है? अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा इसको और सही करते हैं, फ्लोट वैल्यू डाल के देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने इंटीजर वैल्यू डाल दिया था तो कोई आउटपुट में फ़र्क तो दिख नहीं रहा था आपको। अब आपको फ़र्क दिखाई देगा, दिख रहा है? अब क्या आ रहा है? 7 ही आ रहा है। 77 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने CLR SCR यूज़ नहीं किया है। ठीक है, एक बार कंपाइल कर लेते हैं। 7.90 तो हम लोग 7 बिल्कुल 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 वही वही हो रहा है कि 4 लीटर बकेट का पानी आपने जब 2 लीटर के बकेट में डाला तो उसने क्या किया, उसने और बाकी का वो 90 वाला शो ही नहीं कर रहा। हाँ, वो क्या करेगा कि जो अपना हिस्सा है 2 बाइट का स्पेस, उसके पास 2 बाइट का जगह है तो 2 बाइट वाला हिस्सा तो रख लेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाला हिस्सा है जो वो नहीं रख सकता, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, वो ओवरफ्लो हो जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? तो जब भी आप फोर्सफुल कन्वर्जन करेंगे तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा।
इसी को कहा जाता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है, या फोर्सफुल कन्वर्जन, या फोर्सफुल कन्वर्जन। ये किसी भी डेटा टाइप में आप कर सकते हैं, बस कंडीशन यही है कि बड़ा डेटा टाइप छोटे डेटा टाइप में जब कन्वर्ट होगा तो उसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहा जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया जाता है या इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि आज की डेट पे जितने भी सॉफ्टवेयर जो बहुत फेमस हैं वर्ल्ड में, आप उनको यूज़ कर रहे हैं ना, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वर्डप्रेस हो, वो सब कुछ क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को फ़ोटो खींच के भेजेंगे तो जो उसके पास, जो पहुंचने वाले के पास जब वो फ़ोटो पहुंचेगी तो उसकी क्वालिटी वो नहीं रह जाती है जो आप भेजते हैं, वो कंप्रेस हो जाता है। जो कंप्रेशन वर्ड है वो एक्चुअली में है क्या, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। मतलब आप साइज़ को कंप्रेस करके रिड्यूस कर देते हैं, तो जब किसी चीज़ को आप दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो उसकी क्वालिटी चली जाती है, ओरिजिनल क्वालिटी नहीं रह जाती, ठीक है। सिमिलरली इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह होता है ऐसा ही, ठीक है, क्लियर। तो ये समझ आया, इसीलिए एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बहुत सारी जगहों पे करना पड़ता है। इवन इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी होता है। जैसे इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहाँ होता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, तो जो आपको बिल मिलता है, चाहे वो स्पेंसर में जाएँ आप, चाहे बिग बाज़ार जाएँ, चाहे किसी भी शॉपिंग मॉल में आप जाएंगे, तो जो बिल मिलता है वो दैट इज़ इम्प्लिसिट कन्वर्जन। मतलब इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया जाता है। सपोज़ आपने कोई चीज़ 100 रुपये के लिए, कोई 200 रुपये के लिए, तो आपका राउंड फिगर में तो 300 रुपीज़ हुआ, ठीक है, लेकिन जो बिल मिलता है उस पर लिखा रहता है 300.00, ठीक है। क्योंकि जो बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है उसको ऐसा बनाया जाता है कि ताकि कोई चीज़ अगर पैसे में भी आ रही है, 70 रुपये 80 पैसे इस तरह से आ रही है, तो वो जो 80 पैसा है वो उसका लॉस ना हो जाए। बात समझ में आया। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये अगर इसको पैसा मान लें हम, तो हमारा 90 पैसे का लॉस हो गया एक बार में। तो अगर इस तरह से अगर 1 लाख लोग सुबह से शाम तक शॉपिंग कर रहे हैं, तो मेरा तो करोड़ों का लॉस हो जाएगा सॉफ्टवेयर में, अगर आपने एक गड़बड़ी कर दी इतनी, ठीक है। बात समझ में आया। ये छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कितना बड़ा लॉस हो सकता है। आप अगर सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ बना देते हैं तो किसी का करोड़ों का लॉस हो सकता है, क्योंकि बिल तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन से निकलेगा, और कैलकुलेशन ही गड़बड़ है तो सारा आउटपुट, हर बार आउटपुट गलत निकलेगा, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल में जब मैं कॉस्टिंग मिलाऊंगा अपनी इन्वेंट्री से, तो वो मेरा लाखों या करोड़ों का लॉस हो सकता है, डिपेंड्स कि मेरी सेल कितनी है, ठीक है। क्लियर, ये समझ आ गया? यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है। तो सी में जो प्रिंट एफ होता है, इसका प्रिंट एफ का मतलब होता है प्रिंट फॉर्मेट, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जो प्री प्रोसेसर्स होते हैं उनको कंपाइलर कैसे पहचानता है। तो प्री प्रोसेसर्स को कंपाइलर पहचानता है जहाँ पर भी हैश इंक्लूड लिखा होगा ना, ये प्री प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। प्री प्रोसेसर मैंने बताया वो होते हैं जो आपके प्रोग्राम से पहले प्रोसेस हो जाते हैं। ऑल्दो कॉलेज में ये चैप्टर होता है, लेकिन ये चैप्टर आने से पहले ही कोर्स खत्म हो जाता है आपका। प्री प्रोसेसर पढ़ाया नहीं जाता है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सी में इतना फैसिलिटी है कि आप प्री प्रोसेसर से पूरे प्रोग्राम बना सकते हैं, और आप खुद का प्री प्रोसेसर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये सिखाने का टाइम आता है तो वो सिखाया नहीं जाता है, जबकि एक्चुअल में इंडस्ट्री में वहीं से काम शुरू होता है, ठीक है। तो ये समझ आया यहाँ तक, क्लियर? तो सी में एक प्रॉब्लम ये थी जो कि हायर लैंग्वेजेस में नहीं है कि सी फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ काम करता है। मतलब अभी हमने इंटीजर डिस्प्ले किया तो %d लिख रहे हैं या %i लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यही अगर हम अभी यूज़ करें फ्लोट का तो %f लिखेंगे, ठीक है। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम कैरेक्टर यूज़ करें यहाँ पर, अगर हम कैरेक्टर यूज़ करें तो वहाँ पे %c यूज़ किया जाता है। और कैरेक्टर को डिस्प्ले कैसे किया जाता है, %c से, और स्पेसिफाई किया जाता है सिंगल कोटेशन से। बात समझ में आया? कंपाइलर कैरेक्टर को कैसे समझता है, ये जो मैंने सिंगल कोट्स लगाया है इसके दोनों साइड, इसकी हेल्प से समझता है, ठीक है। ना कि सिर्फ ये कैर लिख देने से नहीं समझता है, वो जहाँ भी सिंगल कोट्स उसको मिलेगा वो समझ जाएगा कि ये कैरेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं %c
अगर कॉमा कर दें यहाँ पर और सी को डिस्प्ले कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ स्लैश एन लगा देते हैं ताकि उस वाले और इस लाइन वाले लाइन में जो वर्ड लिखा है उसमें डिफरेंस आ जाए। F2 प्रेस कर देते हैं ताकि सेव हो जाए। तो कंपाइल यहाँ से करते हैं सेफ्टी के लिए, और रन भी यहीं से कर लेते हैं। दिख रहा है? यस सर। ठीक है। इसके अलावा स्लैश एन के अलावा स्लैश टी भी है यहाँ पर, टैब स्पेस के लिए होता है। ये उसी लाइन में डिस्प्ले करेगा लेकिन 4 स्पेसेस देगा। ठीक है, 4 कैरेक्टर्स का स्पेस देगा सेम लाइन में। सिमिलरली जैसे आपके कीबोर्ड में जो टैब की होता है वो यही काम करता है, 4 स्पेसेस देता है, 4। ठीक है, जो स्पेस बार 4 बार आप प्रेस करेंगे वो टैब की एक बार में काम करता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो टाइप कास्टिंग समझ में आ गया? आगे ठीक है, तो